हाय गाइस माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपसे वादा किया था मैं 20 सुपर सॉलिड क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो एमपीएसआई और एसएससी से रिलेटेड है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स बाय विकास सर एज़ यूजुअल। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से। मेरा नाम है विकास, मैं हूँ आपका फ्रेंड, मेंटर और गाइड। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज के वो सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपसे वादा किया थे। पहला क्वेश्चन सॉल्व तो कर ही लिया आपने, बस टेक्निक्स देख लीजिए आंसर कैसे निकालना है। हाँ, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर क्वेश्चन को पहले खुद रीड करिए, आंसर भी निकाल लीजिए, खुद ही एनालिसिस कर लीजिए, और जब समझ में ना आए तो आंसर बस मेरा वीडियो चेक करने के लिए देख लीजिए, और समझ में आ रहा है तो भी एक्सप्लेनेशन ले लीजिए। खैर, तो चलिए शुरू करेंगे हम आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज़ नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है, एरर तो हो गई टू। प्रॉब्लम कहाँ पे थी, वर्ड था कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट शब्द यूज़ हम करते हैं किसके लिए, ट्रेन के लिए। ट्रेन में जगह नहीं है तो जगह नहीं है ट्रेन में, प्लेस यूज़ नहीं करते हैं। ट्रेन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं बर्थ का। बर्थ इसका सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, या आप चाहो तो रूम भी ले सकते हो, दोनों ही सही हैं। तो हमको क्योंकि ट्रेन है इसलिए हम ऐसा यूज़ करेंगे, देयर इज़ नो बर्थ और नो रूम इन द कंपार्टमेंट। आई थिंक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। ये जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं आया टेक्निक समझ लीजिए। यहाँ पे टी लिखा हुआ है, टी के पहले इसका आंसर है यहाँ पे द, तो आंसर होगा द टी विच आई एम ड्रिंकिंग। अब ये मुझे कैसे पता चला, आप भी ट्रिक समझिए। एक बात याद रखिए, जब भी किसी नाउन का यूज़ किसी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन पढ़ने में एक बार दिखता हो, लेकिन जब आप उसे पढ़ के समझेंगे तो वो एक बार नहीं बल्कि दो बार यूज़ में आता है, तो हमेशा उस नाउन के पहले हमको द लगाना ही पड़ेगा, डेफिनेट आर्टिकल द। अब ये कैसे समझ में आया क्वेश्चन, आप देखो फिर से एक बार ध्यान से। टी विच आई एम ड्रिंकिंग मतलब जो चाय मैं पी रहा हूँ, इज़ हॉट गर्म है। क्या गर्म है, टी इज़ हॉट। देखा जाए तो दो बार टी को लिखा गया है। टी विच आई एम ड्रिंकिंग जो चाय मैं पी रहा हूँ, और दूसरा क्या है, टी इज़ हॉट। तो चाय एक प्रकार से लिखा तो एक बार है पर दो बार यूज़ में आ गया, इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल टी के पहले कर देंगे और आंसर हो गया वन। बन गया होगा आपको क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज़ अबाउट द मिसिंग मैन मतलब एक आदमी जो मिस हो गया है, गुम गया है, मिल नहीं रहा है, उसकी जान की जो जो इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ सुनने में हम बहुत जल्दी उत्साहित हैं, उत्सुक हैं जल्दी इसे सुनने में। खैर, तो वी वर लुकिंग फॉरवर्ड, अब ये फ्रेज़ याद रखिए, लुकिंग फॉरवर्ड, इस वर्ड को तो रट लीजिए, लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड। यस, लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हमेशा टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या जेरेंड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लिखा है हियर जो कि वर्ब का एक फॉर्म है, इसलिए ये हो गया गलत। ये क्या हो गया यहाँ पर, गलत। हियर नहीं होगा, टू हियरिंग, यहाँ पे क्या आएगा, टू हियरिंग, ये लिख दीजिए, सेंटेंस सही है, आंसर हो गया टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, ये मैं हूँ जिसे इस बुरी सिचुएशन के लिए ब्लेम किया जाना चाहिए। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है हु, याद रखना जब भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, वर्ड हो सकते हैं हु, विच, दैट, ये वर्ड भी हो सकते हैं, हु विच दैट। इनके पहले जो भी सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगी वो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, ये इसका रूल है। अब फिर से एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए। हु के पहले क्या लिखा है, आई, और हु के बाद क्या लिखा है, इज़। मतलब आई के साथ इज़ कहीं से कहीं तक फिट नहीं बैठता। आंसर होगा इट इज़ आई हु एम, इट इज़ आई हु एम। अब क्यों, मैंने रूल आपको समझा दिया। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। एक बार और देख लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे लिखा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, इसी से मैच होना चाहिए, आई एम, आई एम। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माई ब्रदर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ भगवत गीता, एक के बाद एक पेज करके उसने भगवत गीता पढ़ ली। किसने, मेरे भाई ने। तो यहाँ रूल देखिए, आफ्टर लिखा है, आफ्टर क्या है, एक प्रेपोजिशन है।
तो प्रेपोजिशन के पहले नाउन और प्रेपोजिशन के बाद में नाउन, अगर दोनों ही शब्द आपको एक जैसे दिखते हो, ठीक है, तो एक कंडीशन याद रखना, दोनों ही नाउन हमेशा सिंगुलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों ही नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। और बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखा है पेजेस, यहाँ भी लिखा है पेजेस, जो कि गलत है। दोनों में से एस को क्या करना है? हटाना है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? पेज आफ्टर प्लस पेज, ये इसका आंसर है और आंसर है 2। चलिए, बन गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों? लाइक कमेंट करते रहिए और मेरे वीडियोस को बहुत दोस्तों को बताइए सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हैवी रेन प्रिवेंट अस टू गो टू द सिनेमा। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से हम सिनेमा नहीं जा पाए। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है? प्रिवेंट और एक वर्ड समझिए, प्रोहिबिट, PROHIBIT, और एक वर्ड समझिए कर्ब, CURB, और एक वर्ड समझिए एब्सटेन, ABSTAIN, एब्सटेन, कर्ब, प्रोहिबिट, प्रिवेंट। ये सब निषेधात्मक शब्द हैं, नेगेटिव शब्द हैं, मना करने वाले शब्द हैं। इनके बाद हैवी रेन प्रिवेंटस, इनके बाद हमेशा क्या लगता है? फ्रॉम। इनके बाद लगता है फ्रॉम। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद लगती है वर्ब की ING फॉर्म, प्रिवेंट अस फ्रॉम। तो यहाँ पे जो टू गो लिखा है ना, ये गलत है। क्या होना चाहिए? टू गो की जगह पे क्या होना चाहिए? टू गो की जगह होना चाहिए प्रिवेंट अस फ्रॉम गोइंग। क्या होना चाहिए था? फ्रॉम गोइंग टू सिनेमा। तो आंसर हो गया 3। अगर यही आंसर लगाया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर बिल्कुल सही। और नहीं लगाया तो आगे याद कर लीजिए, मैंने वर्ड्स आपको बता भी दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही आस्क्ड सपोज इफ ही फेल्ड व्हाट ही वुड डू। उसने पूछा कि मान लो कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या करूँगा। ओके, मानो क्यों, फेल होने की बात ही क्या है, हमेशा पास होंगे, डोंट वरी। लेकिन ट्रिक याद रखिए, सपोज और इफ़, ये दो शब्द एक साथ कभी नहीं आते। अगर आपको सपोज़ यूज़ करना है तो सपोज़ यूज़ कर लीजिए, इफ़ यूज़ करना है तो इफ़ यूज़ कर लीजिए, पर दोनों एक साथ यूज़ मत करिए। इतना ही रूल है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन फ्रांस, my brother-in-law with his wife were present at the function. Okay, brother-in-law with his wife, मतलब ब्रदर इन लॉ क्या है? कंपाउंड नाउन। फिर क्या है? कंजंक्शन, जोड़ा गया है विथ। फिर क्या है? वाइफ, वाइफ क्या है? नाउन। तो यहाँ पर आने वाला लिखा शब्द क्या है? वर। वैसे देखा जाए तो ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ मतलब दो लोग हो गए, आंसर तो वर ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। कुछ कंजंक्शंस होते हैं, जैसे एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक। आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लिखने की जगह थोड़ा कम है, काफ़ी सारे कंजंक्शन है। एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, विथ, अलॉन्ग विथ, देखो वर्ड आ गया ना, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, गाइडेड बाय, गवर्न बाय, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ये वर्ड होते हैं। यहाँ पे जो भी वर्ब होगी वो हमेशा डिपेंड करेगी पहले वाले नाउन पे। अगर ये वाला नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर ये नाउन प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ लिखा है इन फ्रांस माय ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ, वॉस की जगह पे आंसर क्या होगा? सॉरी, वर की जगह आंसर क्या होगा? वॉस। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। चलिए, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। ओके, बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, बिटवीन, प्रेपोजिशन है ना बिटवीन, जब भी प्रेपोजिशन होगी इसके बाद क्या लिखा है? यू एंड आई, यू एंड आई। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक रूल याद करिए, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। अच्छा, केस दो होंगे मान लेते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जैसे आई और ऑब्जेक्ट होता है मी, ठीक है। यहाँ पे यू और यहाँ भी यू, यू और यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इस यू को देख के तो पहचान में नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, पर आई से तो पकड़ में आ रहा है ना। आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है, इसकी जगह आंसर क्या होना चाहिए? मी। तो ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड, एक बार और, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी। अगर आपने मी कर दिया तो इसका आंसर सही हो जाएगा। रूल क्या याद करना है आपको? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज़
किया जाता है। आई थिंक गॉट द आंसर। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ, पूरे क्वेश्चन आज क्लियर करके जाएंगे, कहीं नहीं जाना आपको। लॉकडाउन है, पढ़ाई करते रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ओहो हो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। काश मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, सब यही चाहते हैं भाई। तो आई विश आई एम, मगर क्या है ना कि पूरी दुनिया में सब रिचेस्ट नहीं है, तो काल्पनिक बात हो गई है। और क्योंकि सेंटेंस हो गया इमेजिनरी, क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया है। और इमेजिनरी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा वर का यूज़ होता है। तो आंसर होगा आई विश आई वर। आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई। वैसे हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो रिचेस्ट पर्सन भी बनी जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द जोक, इट्स नॉट अ जोक, वैसे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 days अगो। ओहो, इस वर्ड को देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एगो। एक रूल तो वैसे ही याद कर लो आप, एगो का यूज़, एगो का यूज़, एगो का यूज़ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। एक रूल तो याद कर लो पहले, एगो का यूज़ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट्स क्या होता है, आई वेंट, ठीक है ना। गो की सेकेंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, वेंट, ठीक है। तो एक तो ये हैपेंड हो गया जो कि सही लिखा है। फिर एरर क्या है, एरर दूसरी है, एरर नंबर 2, यहाँ पर एरर है। एक बार और वर्ड याद करो, जस्ट और एग्जैक्टली, ये दोनों शब्द एक साथ कभी नहीं आएंगे। जस्ट लिखना हो तो लिख दो, एग्जैक्टली हटा दो, और एग्जैक्टली लिखना हो तो लिख दो, जस्ट हटा दो, पर दोनों शब्द एक साथ यूज़ नहीं होते। आई थिंक ये रूल बड़ा अच्छा रूल है दोस्तों, याद कर लेना। ये क्वेश्चन कभी कभी फंसा देता है एग्ज़ाम में। कई बार क्या होता है ना, टाइम कम होता है तो हमें चीज़ें आसान भी हो पर नज़र नहीं आती। खैर, और आगे देखते हैं। 12th नंबर का क्वेश्चन, कमला इज़ नॉट इन्फीरियर देन सीमा इन स्टडीज़। कमला सीमा से पढ़ाई में बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। ओके, वर्ड देखो इन्फीरियर, वर्ड देखो आप सुपीरियर, वर्ड देखो आप जूनियर, फिर वर्ड आप देखो सीनियर, ठीक है। इन शब्दों के बाद हमेशा टू का यूज़ करना है। देन लगा गलत, आपको लगाना है टू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा बार आता है, बस याद करके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 13th, आई मेंट नथिंग लेस देन टू कंपेल यू टू कम। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं मजबूर नहीं करना चाहता आने के लिए आपको। ओके, नथिंग लेस देन, भाई साहब ये गलत है। लेस देन के बाद आई मीन नथिंग लेस बट, यस, यहाँ पे जो लेस देन लिखा है ना ये गलत है। वैसे लेस देन होता है, लेकिन नथिंग के बाद देन नहीं होता, नथिंग के बाद बट होता है। ये ध्यान रखिए, ये इसका आंसर है। बन गया हो तो एक क्लैप आपके लिए, वेरी गुड, और नहीं बना हो तो याद कर लीजिए। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। द डेमोन्स्ट्रेशन डैश पीसफुली, जो डेमोन्स्ट्रेशन था मतलब धरना था, लोग यहाँ से वहाँ रैली करके जा रहे होंगे, वो शांति से गुजर गया। ओके, शांति से गुजर गया, ओके, गुजर गया। एक गुजरने का मतलब तो होता है कि शांत हो गया, देहांत हो गया। तो ये पास्ड अवे जो वर्ड है ना, ये वो गुजरने वाला है कि ये व्यक्ति गुजर गया, है ना, पास्ड अवे। तो ये तो उसकी डेथ तो हुई नहीं है, रैली निकली है, इसलिए पास्ड अवे नहीं होगा। पास्ड ऑन का मतलब होता है एक जनरेशन से या एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति तक कोई चीज़ किसी को पास कर दी जाए। पास्ड आउट का मतलब होता है जैसे आपने कोई चीज़ पास आउट कर ली, कोई चीज़ ट्रेनिंग ली, उसके बाद आपको ट्रेनिंग देकर कर दिया कि भाई ठीक है अब आपकी ट्रेनिंग हो गई, अब आप अपनी नौकरी करो, पास आउट कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो रैली निकली है सिर्फ, तो इसलिए इसका आंसर पास्ड होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, पास्ड। इसके अलावा और कोई जो फ्रेजल फॉर्म है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर इज़ टू। इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों, इसका आंसर हो गया, इसका आंसर है टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 15th क्वेश्चन, गूगल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। बिल्कुल, गूगल सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है। इट इज़ डैश बाय द इंटरनेट यूज़र, और ये इंटरनेट यूज़र्स के द्वारा क्या किया जा रहा है सबसे ज़्यादा, यूटिलाइज मतलब उसका उपयोग किया जा रहा है। इफेक्टेड मतलब प्रभाव, असर। फ्लैबरगैस्टेड मतलब आश्चर्यचकित कर देना। एग्जामिन मतलब जांच परीक्षण करना। अच्छा, परीक्षण तो हो नहीं रहा है,
असर भी नहीं हो रहा है और आश्चर्यचकित भी नहीं कर रहा है, बल्कि उसका उपभोग या यूटिलाइज किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूटिलाइज। आंसर इज 1। चलिए देखते हैं 16th क्वेश्चन। यू कैन नॉट डैश एनीथिंग इन द डार्क। तुम तो डार्क में नहीं देख सकते। जो डायरेक्ट हमें आंखों से सीधे दिखाई पड़ता है हम उसको बोलते हैं सी। लुक भी होता है। लुक, जैसे कोई लड़का फेल होके आ गया, पिताजी से बोल रहा है ये पापा साइन कर दो रिजल्ट में। अब पिताजी क्या बोलेंगे? लुक एट योर रिजल्ट। तो लुक का मतलब वो देखना भी होता है। अच्छा, कई लोगों के लुक्स भी बड़े अच्छे होते हैं, है ना, तो वो लुक का मतलब अलग है। यहाँ सी मतलब होता है देखना। लुक थ्रू मतलब किसी चीज़ के आर पार देखना, आर पार देखना। और वॉच मतलब होता है ध्यान से देखना। जैसे कि हम मैच को देखते हैं, जैसे आई एम वॉचिंग मैच, आई एम वॉचिंग अ मूवी। तो वॉच मतलब ध्यान से देखना। ये ध्यान से भी नहीं देखना है, आर पार भी नहीं देखना है, और किसी चीज़ को नज़रिया भी नहीं दिखाना है। हम सिर्फ अपनी आँखों से नहीं देख पा रहे क्योंकि अंधेरा है। सिंपल सा वर्ड है, आंसर इज सी। ये लगा दीजिए, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 17th वन। द होस्ट, होस्ट मतलब होस्ट यानी एक होता है मेज़बान, एक होता है मेहमान। होस्ट एंड गेस्ट, तो होस्ट होता है मेज़बान। द होस्ट ऑफर्ड मी टी। होस्ट ने कहा भैया चाय पी लो, बट मैंने क्या कर दिया? मैंने मना कर दिया, मुझे चाय पीने की इच्छा नहीं थी। तो मैं, सिंपल सा वर्ड है रिफ्यूज़। रिजेक्ट नहीं करूँगा, कोई प्रपोजल नहीं दे दिया उन्होंने मुझे, ठीक है, कि मैंने उनका प्रपोजल रिजेक्ट किया, ये प्रपोजल नहीं है। और डिनाई भी कोई ऐसा सेंटेंस नहीं था जो मेरे अगेंस्ट में था। डिनाई हम कब करते हैं? जैसे किसी ने कहा आपने चोरी की है, मैंने कहा नहीं मैंने चोरी नहीं की। किसी ने कहा आप वहाँ थे, मैंने कहा नहीं मैं वहाँ नहीं था। तो मैंने उसके दोनों स्टेटमेंट को डिनाई किया है। रिजेक्ट भी नहीं किया, ठीक है, रिफ्यूज़ नहीं किया, बट मैंने डिनाई किया है। मुझ पे आरोप लगाए जा रहे थे। रिजेक्ट कोई प्रपोजल होना चाहिए, रिफ्यूज़ मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड। करेक्ट आंसर इज 1। फिर हिज लाइफ इज़ हैंगिंग, क्या लिखा हुआ है? हिज लाइफ इज़ हैंगिंग डैश थ्रेड। अब उसकी जो जान है ना वो बहुत खतरे में है, इसका मतलब ये है। या अंतिम पड़ाव पर भी हो सकता है। अब क्योंकि ये फ्रेज है, हैंगिंग बाय अ थ्रेड, जैसे धागे से कोई चीज़ लटक रही है। अब धागा होता है कमज़ोर, ये ऐसे ऐसे किस दिन टूट गया है धागा, तो ये आदमी है ना धड़ाम से नीचे। तो हैंगिंग बाय थ्रेड एक फ्रेज भी है, इसका मतलब होता है कमज़ोर, या रिस्क हो सकता है, इसका मतलब रिस्क भी हो सकता है। तो उसकी लाइफ जो है बिल्कुल ख़तरे में है, इसका मतलब ये है। ठीक है, हम इसमें बाकी प्रीपोजिशन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा मैंने ज़्यादा समझाया नहीं, क्या कि फ्रॉम, विथ और टू इसलिए यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि ये फ्रेज़ है, और फ्रेज़ का मीनिंग पता हो तो एक बार में आंसर मिलता है। वैसे हैंगिंग फ्रॉम अ थ्रेड से भी कोई गलत नहीं होता, लेकिन फ्रेज़ नहीं है हमारे पास, फ्रेज़ ही हमारे पास बाय का है, इसीलिए आंसर ये है। तो 19th क्वेश्चन लेते हैं। ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज़ एनी मेरिट। उसके कितने बच्चे हैं? सबसे पहले ये देखो, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हैं, इनके 3 बच्चे हैं और कोई भी अच्छा नहीं है, मेरिट वेरिट किसी में नहीं आती। अब यहाँ यूज़ किया गया है नाइदर। इंपॉर्टेंट बात समझने की है, नाइदर, और यहाँ लिखा है 3 सन्स। दोस्तों 3 सन्स है मतलब 3 व्यक्ति या 3 वस्तु के लिए कभी भी नाइदर का यूज़ नहीं बल्कि नन का यूज़ करना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 की जगह लिखे होते 2 सन्स तो यहाँ नाइदर लगाते। अगर संख्या में 2 से ज़्यादा हों, 2 तक के लिए तो आप नाइदर लगा सकते हो, लेकिन 3 और 3 से अधिक के लिए नन का यूज़ करते हैं। तो 3 सन्स नन हैज़ एनी, यहाँ पे आंसर क्या होगा? नाइदर की जगह नन हैज़ एनी मेरिट। ये भी बन गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ, डिटरमाइनर का कंसेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। 2 and 2 मेक्स 4। अब वैसे देखा जाए इसमें कोई भी एरर नहीं है, और मैं भी यही बोल रहा हूँ इसमें एरर नहीं है, लेकिन इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। 2 और 2 4 होते हैं, आप बोलोगे यस। ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब भी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ पर हो, सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट पे लिखना है। किस पे लिखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाला रूल, या सब्जेक्ट प्लूरल प्लस वर्ब की प्लूरल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो 2 and 2 मेक होना चाहिए था, लेकिन 2 and 2 मेक्स ही होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस पे ही लिखा जाएगा और किसी टेंस पे नहीं लिखा जाएगा। तो आंसर इज 4th। तो आपको
समझ में आ गए होंगे पूरे 20 के 20 क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट थे एमपीएसआई एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लगा ही होना चाहिए, तो दोस्तों आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतने पेशेंस के साथ पूरे 20 क्वेश्चंस अच्छे से समझे। और मुझे लाइक करें, अच्छा लगा हो कमेंट करके बताएं। और हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक सब बताएं और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही मेरा मनोबल बढ़ाता है। बाकी थैंक यू वेरी मच। इस लॉकडाउन में बहुत मस्ती करिए और बहुत मेहनत करिए। जब भी वैकेंसी आए तो हमारा सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए। इसी चीज़ के साथ एक बार फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।